नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए आज शानदार तरीके से हम लोग बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जो परीक्षा कैंसिल हुई उसके विषय में, ठीक ना। आखिर क्यों कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के पीछे रीजन क्या था, इसका प्रश्नों के प्रारूप किस तरह के होंगे, आप रोल नंबर को कैसे जानोगे, या जो आपका रजिस्ट्रेशन, बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने रजिस्ट्रेशन को भूल गए होंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन को जानेंगे। तो इन सारे विषयों पर आज हम शानदार तरीके से आइए बातें करते हैं। क्या सिलेबस होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, री एग्जाम क्या होंगे, कितने अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, सारे विषयों पर आज शानदार तरीके से हम सब चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए वीडियो फॉर्म आया कब था, तो फॉर्म 2018 में आया था, एग्जाम भी हो गया था। और एग्जाम आपको कितने पद के लिए हुआ था, तो ये देखिए आपके सामने पद है कितने, तो 1953 पद के लिए एग्जाम हुआ था। इसमें कितने लाख लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था, तो 14 लाख। भैया ये गलत, ये हो गया है, 14 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा था, जिसमें से आप सबको पता है कि 9.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक, एग्जाम देने के बाद आखिर कौन सी आफत 2 साल 3 साल गुजरने के बाद परीक्षा क्यों कैंसिल हो गई, तो जो मेरिट लिस्ट आए उसमें लगभग जो 2000 लोगों की कॉपी जब रीचेक की गई, चेक की गई, और तो उसमें पाया गया कि OMR सीट में 70% से अधिक गड़बड़े पाई गई। किसके, तो जो सिलेक्टेड लोग थे उनके नामों को देखा गया, तो 70% लोगों के OMR सीट के साथ छेड़छाड़ किया गया था और उसे दोबारा भरा गया था। तो ये कहीं न कहीं पढ़ने लिखने वाले जो विद्यार्थी मेहनती हैं उनके लिए दुर्भाग्य की भी बात है। और कुछ लोग जो पैसे के बल पर चाहते हैं कि मैं पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लूं, उनके लिए एक शानदार सबक भी है कि इस तरह की चीजों से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बचा जाए। चूंकि आप कोई न कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी को इस तरह से कार्य करके हतो उत्साहित करते हैं, ठीक ना। तो इन सारी चीजों पर आइए आगे की प्रक्रिया में क्या होता है। तो पहले तो सरकार ने इसे देखते हैं कि सरकार इसे परीक्षा को री एग्जाम कराने के लिए राजी, लेकिन जो सफल विद्यार्थी थे उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, ठीक ना। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक सिरे से खारिज कर दिया और दोबारा इसे एग्जाम कराने को सरकार को आदेश दिया। अब बात आती है एग्जाम कब होगा, क्योंकि सामने हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव भी है और आप सबको तिथि भी पता हो गई है कि राज्य सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने अपने जो है शेड्यूल को जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न की बातें की गई हैं और पूरा का पूरा फरवरी महीना जो होगा वो चुनावी समर का महीना होगा, यानी शानदार तरीके से चुनाव। तो अब तो जनवरी में कोई आशंका इसका पेपर लेने का बन नहीं रहा, दिसंबर अंतिम माह, अंतिम पखवाड़े की ओर चल रहा है, ठीक ना। और आपको जो है कि जनवरी में इतना जल्दी कहीं से कुछ होने वाला, तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम जो है मार्च या अप्रैल में आपको लिया जाएगा। ठीक, मार्च में सरकार को 15 मार्च के बाद ही और अप्रैल तक आपका पेपर हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं, कुछ विद्यार्थी बार बार हम लोग जब YouTube पे बताते हैं तो कहते हैं सर मेरा पेट में कम मार्क्स है। तो जो कम मार्क्स पाए हैं विद्यार्थी, उन्हें सफलतापूर्वक ज्यादा मेहनत करके अभी भी चांसेस है कि आप एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही आप सबके लिए सुनहरा मौका लेकर भी आया है, ठीक ना। तो आइए आगे की बातें हम लोग करें। ये देखिए, इस परीक्षा को देने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली चीजें, आप सबको 12वीं पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास CCC की डिग्री मस्ट होनी चाहिए। ये मैंने लिख दिया है कि CCC मस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बिना CCC का आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। हाँ, कुछ विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर मैं बीटेक किया हूं, मैं आपको कोई और डिग्री BCA किया हूं, मैं एक तरह तरह की डिग्री, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि वीडियो में CCC का होना मस्ट है। आप कोई भी डिग्री लिए रहिए, और अभी भी मैं कुछ विद्यार्थियों से ये सलाह भी देना चाहता हूं कि जिनके पास डिग्रियां हैं
वो विद्यार्थी भी आपको जो है कि ट्रिपल सी की एक छोटी सी डिग्री ले सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं तो आपको पास करने में भी बहुत आसान होगा। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए लगेंगे, 3 महीने के भीतर पेपर हो जाते हैं। आप पेपर हो जाए और आप अपने पास एक डिग्री रख लीजिए। अभी भी लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन पूरी तरह से नहीं आया है, तो आप सबको बता दें कि लेखपाल आने की तिथि जिस दिन फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा उस तिथि को आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है पास माने जाओगे। एग्जाम क्वालिफाई क्लियर कर लेते हो तो डिग्री आपको चेक होते समय आप बाहर हो जाओगे, इसलिए इसमें आपको बातें हैं। अब यहाँ पे ये बात आपको जो है वीडियो की बात आए ग्राम विकास अधिकारी की, तो जो ट्रिपल सी की डिग्री है वह 29/6/2018 के तिथि से पूर्व की होनी चाहिए, या उस तिथि की भी है तो आपको मान्य मानी जाएगी, लेकिन उसके बाद की ट्रिपल सी की डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी। ये बात एकदम कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए। बार बार आप सबसे जो बार बार आप लोग क्वेरी करते हैं, ये पूछताछ आप दोबारा ना करें, तो एक बार ध्यान से जरूर पूरे वीडियो को सुनिएगा, ठीक ना। पिछले परीक्षा में आपको जनरल के कट ऑफ मार्क्स कितने थे, तो जनरल के 200 आपको जो है 11, आपको ओबीसी 205, एससी के आपको 185, एसटी के 168.24% और फीमेल जो कट ऑफ गई थे वह 198 थी। यानी ये आपको पिछले परीक्षा में कट ऑफ गया था। तो क्या संभावना इससे ज्यादा बनती है या इससे कम, अब ये निर्धारित करना हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यह प्रश्नों के प्रारूप पर भी निर्भर करता है। यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैं तो ये गारंटी के दावे के साथ कहता हूं कि उसके रीजनिंग को बमुश्किल से मुश्किल 10% ऐसे लोग होंगे जो उसके रीजनिंग के 70% को कवर किए होंगे, मात्र टोटल एग्जाम देने वालों में से, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही टफ आई थी, बहुत ज्यादा। मैं तो हमेशा पढ़ा रहा हूं और ये अनुभव भी कर रहा हूं कि किस तरह की उसके रीजनिंग बैंकिंग लेवल के थे, और जो विद्यार्थी बैंकिंग लेवल के पेपर अगर देते होंगे वही रीजनिंग को कर भी सकते थे, साधारण विद्यार्थी के बस की बात नहीं थी। क्योंकि अधिकांश बच्चे रीजनिंग को हलवा समझते हैं और पढ़ते नहीं है, लेकिन वीडियो के पेपर ने लोगों को सबक सिखाया कि रीजनिंग को पढ़ो, जो आप पढ़ते हो ये नहीं है, इससे इतर भी रीजनिंग है। तो ये आपको सबको मैं फिर से सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी सेगमेंट को हल्के में समझ रहे होंगे तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ये एकदम चेतावनी भरी चीजें हैं, ठीक ना। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कान को खोल लीजिए और पुनः इसको सुनिए, ठीक ना। चलिए आगे की बातें हम लोग देखते हैं। ये हमारा सिलेबस क्या था, फिर से एक बार नए प्रारूप फ्लेवर में आपको सिलेबस बता दे रहा हूं। ये देखिए हिंदी का भाग है, हिंदी के भाग में आपको क्या है, परिज्ञान एवं लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो अंकों की संख्या आपको कितनी होगी, 100, ठीक। इसके साथ साथ ही आपको भाग 2 में क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग जो है इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा, और इस तरह आप देखोगे तो 100 नंबर के आपको जो है रीजनिंग के अंक 100 अंक हुए। फिर आप तीसरे भाग में देखिए तो आपको सामान्य जानकारी से चीजें हैं, और इसमें आपको भी 50 प्रश्न होंगे और आपको अंकों की संख्या 100 होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 300 अंक के आपको जो है मार्क्स के पेपर होंगे। पिछला देखे होंगे कि 211 मैंने जनरल का कट ऑफ मार्क्स पीछे बताया, और समय कितना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आपके पास होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 और घंटे 2 घंटे का मतलब कि 120 मिनट, ठीक ना। 120 मिनट में 150 प्रश्न आपको करने हैं, ये भी कठिन काम है। और ऊपर से एक बात और बता दें, 1/4 माइनस मार्किंग, 1/4 माइनस मार्किंग भी है, ठीक ना।
1/4 माइनस मार्किंग का मतलब है कि यदि आपके 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं तो एक सही प्रश्न काट लिए जाएंगे, यानी 25% जो है सही आप में से काट लिया जाएगा। जितना आपको, जैसे आप मान लीजिए कि 50-100 क्वेश्चन करते हैं और 100 में आपके 25 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 25 चौका 100, ठीक ना। आपको जो है 25 यदि आप गलत करते हैं तो आपके कितने, 5 चौका 20, ठीक ना, 50-25। तो आप यहाँ पे लगभग आपके प्रश्न कितने गलत हो जाएंगे, या 20 रख लो सबसे अच्छा चीज, ठीक ना। तो आपको 5 प्रश्न और भी गलत कर दिए जाएंगे, यानी आप जो है आपके टोटल प्रश्नों की, गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। सीधे सीधे यदि 100 प्रश्न किए हैं तब आपके जो है 5 प्रश्न गलत हो जाएंगे, 25, तो यानी आपका मेरिट बनेगा 75 का। ये 75 क्वेश्चन पे आपके सही माने जाएंगे, ठीक ना। इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक। चूंकि एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, नंबर से यहां सीधे ज्यादा कैलकुलेशन करने की आप सबको जरूरत नहीं, सीधी सीधी कि 4 प्रश्न यदि गलत है तो एक आपको सही प्रश्न काट लिया जाएगा, ठीक ना। ये सीधी सीधी बात है। इस तरह से आपने देखा। अब देखिए, ये हमारी संस्था की ओर से लेखपाल बैच एकदम शानदार तरीके से, आने वाले समय में वीडियो के भी शानदार तरीके से बैचेज मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो है कि ऑनलाइन कोर्सेज में आपको जो है कि यूपी पुलिस से संबंधित भी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से बैच संचालित हो रहा है। आप लोग जरूर बैच को परचेज करें और इसका भरपूर आनंद लें। और लेखपाल परीक्षा के विषय में अभी पूरा शेड्यूल, टाइम टेबल नहीं आया है, जबकि इसके सिलेबस को सरकार ने जारी कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आइए हम अगले वीडियो में। अब इसमें पाठ्यक्रम जो मैंने बताया, उस पाठ्यक्रम में हिंदी से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको जो है कि कोई पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज से संबंधित शीर्षक को, पैसेज में विलोमार्थी क्या है, समानार्थी शब्द क्या है, या पर्यायवाची, इसका कौन सा पर्यायवाची होगा, इस तरह के प्रश्न भी पैसेज में आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं, ठीक ना। तो ये आपको उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान के विषय में, समझ और लेखन के विषय में भी बातें, योग्यता, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ ये प्रश्न का जो प्रारूप होगा वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल के जो पैटर्न है उसी के आधार पर यह पूछा जाएगा, इससे बाहर के नहीं। अब ये बात अलग है कि हम कितने प्रैक्टिस में हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप इस पैसेज को करना भी बहुत कठिन काम है। तो इसलिए आप सबको सलाह दी जाती है कि पैटर्न पर ही पढ़ें, और खासकर उन अभ्यर्थियों को विशेष रूप से मैं कहूंगा जो कि पेट जो है क्वालिफाई करने में या पेट में जिसका कम मार्क्स है, वो एक बार पुनः इस पर यदि ध्यान दे देते हैं तो उनका सफलता पाना सुनिश्चित है, ठीक। आइए आगे की ओर करते हैं, देखते हैं। अब सामान्य बुद्धि से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपको कहता है कि इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, ठीक ना, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापने आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों को, समानताओं को, संगताओं को का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित हों, ठीक ना, संबंधित हों, ये आपको बातें पूछी जाएगी। यानी कह सकते हैं कि कारण और कथन से संबंधित, डिसीजन मेकिंग से संबंधित, डायरेक्शन से संबंधित। तो इस तरह के आपको जो है कि प्रश्न जो है रीजनिंग में पूछे जाएंगे। और कहीं न कहीं सिटिंग अरेंजमेंट जो घुमा घुमा कर गोला गोला देता है वो काफी कठिन, यानी टोटल एक तरह से आप इसको देखने के बाद यही समझ में आता है कि जो बैंकिंग की रीजनिंग है वही यहाँ पर परोस दिया गया है, ठीक।
तो ये रीजनिंग कहने के लिए है, और आप सब बड़े वो जो आप न्यूमेरिक सिस्टम से और जो जी लगा लेते हैं अल्फाबेट और सीक्वेंस वाला, तो वो चीजें भूल जाएं, ठीक ना। यहाँ पे आपको ये काफी टफ, पिछला पेपर तो बहुत टफ हुआ था। अब पेपर के प्रारूप पर भी निर्भर करेगा कि कितना मार्क्स आप प्राप्त करोगे, ठीक। नेक्स्ट अगले जीके जीएस में ये सेगमेंट भी काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। बच्चे को लगता है कि हम जीके जीएस सही कर लेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कितना भी पढ़ लो, ये अगर 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो 40-45 करने में ना हालत खराब हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करना होगा, और इसमें आपको जो है चतुर्दिक वातावरण के संबंध में, यानी एक तरह से ईवीएस इन्वायरमेंट के विषय में आपके आसपास की सामान्य जानकारी से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी। समाज के विषय में भी यहाँ दे दिया है, समाज की उपयोगिताओं के संबंध में भी पूछा जाएगा। मैंने यूपी SSC के कई परीक्षाओं में ये देखा है कि पूर्व में हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं के विषय में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसके पहले यूपी SSC के पेपर में मैंने मतलब SSC के पेपर में मैंने ये देखा था कि पूछ लिया कि भारत की लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है। भाई चूंकि ये आपकी संस्कृति धरोहर है, इसलिए इस तरह के प्रश्न भी कई बार यूपी SSC में पूछे जाते हैं, जो कॉमन प्रश्न होते हैं, ठीक। ये आपको योग्यता मापने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपकी सोच है, कितना आप समझ है। नेक्स्ट इस भाग में समसामयिक घटनाओं को, यानी करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है। साथ ही साथ प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले, अनुभव आने वाले चीजों, तथ्यों के विषय में, और विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्यों पर आपको वैज्ञानिक, यानी टोटल कह लो, इतिहास पूछ लिया, भूगोल पूछ लिया, राजनीतिक व्यवस्था पूछ लिया, साइंस पूछ लिया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, ठीक ना। तो यानी कह सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास की जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब के साथ साथ आपको समाज में हो रहे बदलाव, परिवर्तन, नई चीजें, कानून, जो भी चीजें आ रही हैं, उसके विषय में भी आप पूरी तरह से अवगत रहे। और खासकर मैं तो ये कहूंगा कि जब से पेपर आपको कैंसिल हुआ, तब से जो भी चीजें परिवर्तन हुआ, अभी भी आपके पास 3 महीने 4 महीने का समय है, आप शानदार तरीके से घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये देखिए, हमारी संस्था की ओर से नितिन सर के द्वारा लिखित नोट्स हैं, और इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आपको प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी सारे विषय आपको हैंड रिटन नोट्स नितिन सर के मिल जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अब देखिए, अब हमारे सामने बड़ा एक यक्ष प्रश्न होता है कि आपको कितने लोगों का, आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर वीडियो वाले में कितने लोगों का आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड सारे लोगों का जारी किया जाएगा, यानी जितने लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं, लगभग 14 लाख लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, तो उन सबका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक ना। साथ ही साथ अब पेपर कब होगा, तो मैंने आप सबको बताया कि पेपर मार्च के लास्ट या अप्रैल महीने में आपको सरकार पेपर ले लेगी, लेकिन सरकार बनने पर भी निर्भर है कि सरकार किसकी बनती है, ठीक ना। इसमें कितने लोग शामिल होंगे, तो आप सबको बता दें कि पिछले में मैंने बताया कि शामिल हुए थे कितने लोग, तो आपको 9.5 लाख लोग पिछले एग्जाम में शामिल हुए थे। तो इसमें से तो कितने लोग ऐसे होंगे, 4 वर्ष बीत गए हैं, ठीक ना, 22 में पेपर होगा, तो कितने लोग तो होंगे ऐसे जो पेपर को छोड़ देंगे, जो कि आयु सीमा और तमाम बातें हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, दूसरे व्यवसाय की ओर चले गए होंगे। तो एकदम डैम श्योर है कि 9.5 लाख से लोगों की संख्या कम होगी। साथ ही साथ कितने ऐसे बच्चे भी हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा गए हैं, चाहे वह टीजीटी में पा गए हों, पीजीटी में पा गए हों, या आपको 68,500 वैकेंसी में पा गए हों, या आपको एसआई में पा गए हों, या अन्य स्टेट्स के भी विद्यार्थी जो होंगे वो कहीं ना कहीं जॉब पा गए होंगे, ठीक।
तो रेलवे के विद्यार्थी कुछ होंगे जो कि आपको ग्रुप सी और डी के लोग पेपर में भी आकर दे सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आकर दे ही, ठीक ना। तो इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 7 लाख लोग जो हैं, यानी 6 से 7 लाख लोग आपको पेपर देने के अनुमान हैं कि देंगे, जो अभी भी परीक्षा में जानकर कुछ लोग लास्ट अपॉर्चुनिटी समझकर इसको तैयारी में पुनः लग जाएंगे, ठीक ना। अब बात हमारे सामने यक्ष प्रश्न आता है कि कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये भूल गए होंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है। चूंकि रिजल्ट आ गया था, बहुत लोग उठा के फेंक फाक दिए होंगे अपना, ठीक ना। और कोई बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी समस्या आती है विद्यार्थियों के सामने। तो आप कुछ मत करिएगा, UPSSC की साइट पर जाइएगा और उसमें आपको इस तरह से बना हुआ कॉलम आएगा कि फाइल रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग इन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर या आपको ईमेल आईडी, प्रिंट डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, आपको अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय आपको डबल वेरिफिकेशन मोड में, ठीक ना। फिर आपको मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पूछेगा, मॉडिफाई EWS डिटेल्स पूछेगा, रिक्वेस्ट पूछेगा और कैंडिडेट हेल्प पूछेगा। तो कैंडिडेट हेल्प पर आप क्लिक करेंगे, ठीक ना। कैंडिडेट हेल्प पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अगली बातें, ये ढेर सारी बातें आएंगी कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, नो योर रोल नंबर, FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन के रूप में, कंप्लीट प्रोसेस फॉर फॉर्म सबमिशन के रूप में, कंप्लीट प्रोसेस फॉर मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में, स्टेप्स फॉर डाउनलोडिंग इंटरव्यू लेटर्स, इस तरह के एक आएगा। और उसमें आपको क्लिक किस पे करना है, तो आप क्लिक करिएगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही आप नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक करेंगे तब आपके पास जो है इस तरह से बनकर, इसके बाद आपको आएगा कैंडिडेट नेम, फादर नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ और फिर आपको इंटर योर वेरिफिकेशन कोड। और जैसे ही आप कैप्चा को भरेंगे, वेरिफिकेशन कोड में सारे डिटेल्स को डालने के बाद कैप्चा करेंगे और सर्च लगाएंगे, वैसे ही आपको सारे इंफॉर्मेशन आपका खुलकर आपके सामने आ जाएगा कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था, कौन सा एप्लीकेशन नंबर था, किस डेट को भरे थे, सारा डिटेल्स आपके सामने रहेगा और आप उसे प्रिंट के रूप में निकलवा लीजिएगा, ठीक ना। तो ये बातें इस तरह से ये आपको प्रमुख बातें रही और सभी लोग एकदम शानदार तरीके से जुड़ जाइए। ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप जो अभ्यर्थी निराश थे कि मेरी सफलता बेकार गई, वो एक बार पुनः स्वचेतना और एकदम दिमाग को खुले मन से, तन मन के साथ एकदम अपने निरंतर पढ़ाई पर लग जाएं। धन्यवाद आपको इतनी जानकारी देने के लिए। मैं अमरीश पांडे, नमस्कार।